हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू टेक विथ डीडी चैनल में। आज अपन बात करेंगे विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 16 का। ये दोस्तों फर्स्ट पार्ट है और इसमें भी हम हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक क्वेश्चन से कम 5 क्वेश्चन आप खुद बना सकें। और दोस्तों बीच बीच में हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि जो क्वेश्चन आप पढ़ें वो आपको ज़्यादा दिन तक के लिए याद हो जाए और आप वीडियो के बीच में किसी भी तरह से बोर ना हो। और दोस्तों कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि जो ट्रिक्स बताए जाएं वो आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारतीय संविधान के भाग 9(a) के अनुसार बताना है कि किन व्यक्ति या व्यक्तियों को नगर पालिका में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है। इसमें पहला दिया है कि लोकसभा के ऐसे सदस्यों को जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें कोई नगर पालिका क्षेत्र पूर्णतः या इसमें जो भागता लिखा है इसके जहां अंशतः करना है अंशतः समाविष्ट है। दूसरा दिया है कि नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को। और तीसरा दिया है कि राज्यसभा के ऐसे सदस्यों को जो नगर पालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका सही उत्तर है। तो अब अपन देखें कि जो भारतीय संविधान का भाग 9 का ए जो कहता है उसके अनुसार बताना है कि किन किन व्यक्तियों को नगर पालिका में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है। तो इसमें जो पहला दिया है कि लोकसभा के ऐसे सदस्यों को जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें कोई नगर पालिका क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः समाविष्ट है। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो लोकसभा के सदस्य हैं उनके साथ साथ जो राज्य की विधानसभा हैं उनके सदस्यों को भी निर्वाचित किया जा सकता है। और दूसरा दिया है कि नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है। तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि राज्यसभा के ऐसे सदस्यों को जो नगर पालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं। तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और राज्यसभा के साथ साथ जो राज्य की विधान परिषद हैं उनको भी नगर पालिका में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा के मूल सिद्धांत हैं। पहला दिया है अन्यायी व्यक्ति के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। दूसरा दिया है कि कर्मों की विचारों से अनुरूपता रखनी चाहिए। और तीसरा दिया है कि हिंसा जो है वो कायरता से भी श्रेष्ठ है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो महात्मा गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा के जो मूलभूत सिद्धांत थे तो उसके बारे में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि अन्यायी व्यक्ति के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। तो ये वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि कर्मों के विचारों के अनुरूपता कार्य करना चाहिए। तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि हिंसा कायरता से भी श्रेष्ठ है। तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 3 दिया है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में इसमें बताना है कि कौन से सही हैं। तो इसमें जो पहला दिया है कि इसे संसद के दोनों सदनों में बोलने और उनकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है। और इसमें जो दूसरा दिया है कि इसे एक संसद सदस्य को प्राप्त सभी विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। तथा इसमें तीसरा दिया है कि यह सरकार का पूर्णकालिक अधिवक्ता होता है और सरकारी कर्मचारी किस श्रेणी में शामिल होता है। नीचे दिए गए को तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो भारत के महान्यायवादी हैं इनके संदर्भ में बताना है। तो सबसे पहले जो भारत के महान्यायवादी हैं इनके बारे में जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 76 में कहा गया है। और इसमें अपन देखें जो भारत के महान्यायवादी होते हैं उनको राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और जो भारत के महान्यायवादी होते हैं तो वो पूरे देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी भी होते हैं। और अपन देखें
इन्हीं के संदर्भ में अपन को बताना है कि इसमें कौन कौन से सही हैं। तो इसमें जो पहला दिया है कि इसे संसद के दोनों सदनों में बोलने और उनकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, तो ये वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि इसे एक संसद सदस्य को प्राप्त सभी विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होती है, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं तो उनके पास वो सभी अधिकार होते हैं जो संसद के एक सदस्य के पास होते हैं, यानी कि वो उसमें बोल सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, जो संयुक्त बैठक होती है उसमें भाग ले सकते हैं, और जो संसद की समिति होती है उसमें भी सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं। लेकिन जो भारत के महान्यायवादी हैं उनके पास जो मत देने का अधिकार है वो नहीं होता है। और इसमें जो तीसरा दिया है कि यह सरकार का पूर्णकाल एक अधिवक्ता होता है और सरकारी कर्मचारी किस श्रेणी में शामिल होता है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं वो सरकार का पूर्णकाल एक अधिवक्ता नहीं होते हैं और ना ही वो सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में शामिल होते हैं। इसलिए इसका जो तीसरा वाला है कथन, ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्यक्तिगत की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। पहला दिया है इसके अंतर्गत नैसर्गिक उत्तराधिकारी के अभाव में सभी भारतीय रियासतों का विलय किया जा सकता था। दूसरा दिया है कि नैसर्गिक उत्तराधिकारी के अभाव के आधार पर विलय की जाने वाली प्रथम रियासत अवध थी। और इसमें जो तीसरा दिया है कि इसने दत्तक पुत्र को राजा की निजी संपत्ति के उत्तराधिकारी के अधिकार से वंचित कर दिया। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो व्यक्तिगत की नीति है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि इसके अंतर्गत नैसर्गिक उत्तराधिकारी यानी कि जो वंशानुगत उत्तराधिकारी होते थे उनके अभाव में सभी भारतीय रियासतों का विलय किया जा सकता था, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि यदि किसी राजा का नैसर्गिक उत्तराधिकारी यानी कि वंशानुगत उत्तराधिकारी नहीं है तो वो किसी दूसरे के पुत्र को गोद ले सकता है। इसलिए जो पहला वाला है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि नैसर्गिक उत्तराधिकारी यानी कि जो वंशानुगत उत्तराधिकारी हैं उनके अभाव के आधार पर विलय की जाने वाली जो प्रथम रियासत थी वो अवध थी, तो ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि जो प्रथम रियासत थी वो सतारा थी ना कि अवध थी, और जो सतारा थी तो उसको सन 1848 में शामिल कर लिया गया था, जबकि जो अवध था इसको सबसे लास्ट में यानी कि सन 1856 में शामिल किया गया था। इसलिए जो दूसरा वाला है ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि इसने दत्तक पुत्र को राजा की निजी संपत्ति के उत्तराधिकारी के अधिकार से वंचित कर दिया, तो ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो दत्तक पुत्र है इसका मतलब है जो गोद लिया पुत्र है उसको कहते थे दत्तक पुत्र, और जो दत्तक पुत्र होता था उसको राजा की निजी संपत्ति के उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित किया जाता था, तो ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि जब कोई राजा किसी दूसरे के पुत्र को गोद लेगा यानी कि जो दूसरे का पुत्र है अब वो पुत्र राजा का कहलाने लगेगा, और जब राजा गोद लेगा तो राजा की जितनी भी निजी संपत्ति होगी उसका जो अधिकार होगा वो उसी पुत्र का होगा जिसको उन्होंने गोद लिया है। इसलिए इसके तीनों कथन गलत हो जाएंगे, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित समितियों या आयोगों में से कौन सी मूल कर्तव्यों से संबंधित है या है। पहला दिया है न्यायमूर्ति वर्मा समिति, दूसरा दिया है स्वर्ण सिंह समिति और तीसरा दिया है सरकारिया आयोग। तो इन्हें से आपको बताना है किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो मूल कर्तव्य हैं इनके संबंध में अपन को बताना है कि कौन कौन सी समिति या आयोग का गठन किया गया था। तो इसमें जो पहला दिया है कि न्यायमूर्ति वर्मा समिति का गठन किया गया था, तो
तो ये वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो न्यायमूर्ति वर्मा समिति है इनका जो गठन किया गया था वो सन 1999 में किया गया था, और इनका इसलिए गठन किया गया था ताकि जो मूल कर्तव्य है तो उसमें जितने भी विद्यमान कानून हो सकते हैं उसकी समीक्षा करने के लिए जो न्यायमूर्ति वर्मा समिति है इनका गठन किया गया था। और इसमें जो दूसरा अध्याय की स्वर्ण सिंह समिति, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ण सिंह समिति का गठन सन 1976 में मूल कर्तव्यों के संबंध में सिफारिशें देने के लिए किया गया था, इसलिए जो दूसरा वाला है ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और फिर जो स्वर्ण सिंह समिति है इन्होंने 8 मूल कर्तव्यों को इसमें सिफारिश की थी। हालांकि फिर जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और इसमें जो तीसरा अध्याय की सरकारी आयोग का गठन किया गया था मूल कर्तव्यों के लिए, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सरकारी आयोग का गठन किया गया था वो केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है उसकी जांच करने के लिए किया गया था, इसलिए जो तीसरा वाला है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और अपन देखें कि इसको अपन ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे, यानी कि इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है। तो अब अपन देखें जो मूल कर्तव्य से संबंधित समितियां हैं इनको अपन कैसे याद रख सकते हैं। तो जो मूल कर्तव्य यानी कि सबसे पहला कार्य है तो उसको अपन इतने अच्छे से करते हैं कि उसको अपन स्वर्ण की तरह चमका देते हैं, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। और जब अपन कोई कार्य करते हैं तो वो पूरी सत्यनिष्ठा से करते हैं, यानी कि न्यायमूर्ति वर्मा आ जाएगा, क्योंकि जब अपन कोई कार्य करते हैं तो वो पूरी सत्यनिष्ठा से करते हैं, यानी कि उसमें कोई भी अन्याय नहीं करते हैं, यानी कि न्यायमूर्ति बनकर कार्य करते हैं। और जब कोई कार्य करते हैं तो उसको स्वर्ण जैसा चमका देते हैं, क्योंकि जो कार्य है उसको हमने मूल से किया है, यानी कि उस कार्य को हमने प्रारंभ से किया है, इसलिए उसको हम अन्याय से नहीं करेंगे, यानी कि न्याय से करेंगे और फिर उसको हम चमका देंगे। यानी कि आपको मूल कर्तव्य से संबंधित जो समितियां थी वो आपको याद हो गई होंगी। दोस्तों, यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अब अपन देखें जो इसमें सरकारी आयोग है तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे। देखिए, जो केंद्र और राज्य के कार्य होते हैं तो वो एक सरकार की तरह होते हैं, यानी कि केंद्र भी सरकार है और राज्य भी सरकार है। और जो तीसरा ऑब्जेक्ट था कि सरकारी आयोग, तो तुरंत ही पता चल जाएगा कि जो केंद्र और राज्य हैं वो एक सरकार ही है, यानी कि सरकारी आयोग आ जाएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित सीमाओं में से कौन सी भारत में संसद की शक्ति पर आरोपित की गई है या है। पहला दिया है लिखित संविधान, दूसरा दिया है संघीय प्रणाली और तीसरा दिया है मूल अधिकार। तो इन्हें से आपको बताना है किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि जो भारत में संसद की शक्तियां हैं उस पर कौन कौन से अधिकार आरोपित होते हैं। तो इसमें जो पहला दिया है कि लिखित संविधान जो है वो संसद को शक्तियां देता है कि इतने आपको कार्य करने चाहिए और इतने नहीं करने चाहिए, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि संघीय प्रणाली, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि मूल अधिकार, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो मूल अधिकार होते हैं तो वो न्याय योग्य होते हैं, इसलिए जो संसद की शक्ति हैं मूल अधिकार पर भी आरोपित होती हैं। तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि इसने सरकार को किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में मुकदमा चलाए बिना कैद करने के लिए अधिकृत किया। दूसरा दिया है कि गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह आरंभ करने के लिए सत्याग्रह सभा का गठन किया था। और इसमें जो तीसरा दिया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा से सही है या है। तो अब अपन देखें जो रॉलेट एक्ट लाया गया था इसमें कहा गया था कि उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाए जिन व्यक्तियों पर थोड़ा सा भी संदेह हो कि वो राजद्रोह या विद्रोह कर रहे हैं। और अब अपन देखें इसमें जो पहला दिया है कि इसने सरकार को किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में मुकदमा चलाए बिना कैद करने के लिए अधिकृत किया था।
तो ये वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह आरंभ करने के लिए सत्याग्रह सभा का गठन किया था, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो थी उसका त्याग तो किया था, लेकिन रोलेट एक्ट में नहीं किया था। जबकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था उसमें उन्होंने किया था। इसलिए जो तीसरा वाला है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल 1 और 2 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। और इसमें जो दूसरा दिया है कि यह 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक धारण करता है। और इसमें जो तीसरा दिया है कि इसे राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं तो इनके संदर्भ में अपन को बताना है। तो सबसे पहले जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है इनके बारे में अनुच्छेद 148 में प्रावधान किया गया है। और यह कहा जाता है कि जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं वह जनता के धन का संरक्षक होता है और साथ में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर देश की जो संपूर्ण वित्तीय प्रणाली है उस पर भी नियंत्रित रखते हैं। और अब अपन देखें कि इन्हीं के संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी लेखा शब्द आ रहा है और नीचे भी लेखा परीक्षा हो गया और लेखा विभाग यानी कि लेखा लेखा कॉमन है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि यह 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए तक पद धारण करता है, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि इसे राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में अपन को बताना है कि कौन कौन से कथन सही है या हैं। तो इसमें जो पहला दिया है कि यह राज्य के विधानमंडल के सत्र में नहीं होने पर अध्यादेश प्रख्यापित करता है। दूसरा दिया है कि यह राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य करता है। और तीसरा दिया है कि यह निर्वाचन आयोग की राय से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर विनिश्चय करता है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो राज्यपाल की शक्तियां हैं उनके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि यह राज्य के विधानमंडल के सत्र में नहीं होने पर अध्यादेश प्रख्यापित करता है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि यह राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य करता है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं वो विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं उनके भी कुलपति होते हैं, यानी कि कुलपतियों के कुलपति यानी कि कुलाधिपति होते हैं। यानी कि जो राज्यपाल होते हैं वो सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, ना कि कुलपति होते हैं। इसलिए जो दूसरा वाला है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि यह निर्वाचन आयोग की राय से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर विनिश्चय करता है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राजा राम मोहन राय
के जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से सर्वप्रथम कौन सी घटित हुई थी? ए दिया है कलकत्ता एकेश्वरवादी समिति की स्थापना, बी दिया है कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना, सी दिया है ब्रह्म समाज की स्थापना और डी दिया है संवाद कौमुदी समाचार पत्र का आरंभ। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो राजा राम मोहन राय हैं इनके जीवन में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि संवाद कौमुदी समाचार पत्र इन्होंने सबसे पहले अपने जीवन में आरंभ किया था। और यह जो समाचार पत्र इन्होंने आरंभ किया था ये सन 1819 में किया था। और इन्होंने यह जो समाचार पत्र आरंभ किया था तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि उन लोगों की सामाजिक समस्याओं को उजागर करना, जैसे कि सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, महिला शिक्षा आदि पर जागरूकता फैलाने के लिए इन्होंने समाचार पत्र को आरंभ किया था। और फिर इसके बाद इन्होंने सन 1823 में कलकत्ता एकेश्वरवादी समिति की स्थापना की थी। फिर इसके बाद कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, ये सन 1825 में की थी। और फिर लास्ट में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये इन्होंने सन 1828 में की थी। हालांकि यह जो ब्रह्म समाज है इसका पहले नाम था ब्रह्म सभा, लेकिन फिर बाद में इसका नाम रख दिया ब्रह्म समाज, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संकटपूर्ण वन्य जीव आवास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। और दूसरा दिया है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों किसी क्षेत्र को संकटपूर्ण वन्य जीव आवास घोषित कर सकते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो संकटपूर्ण वन्य जीव आवास है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो सबसे पहले अभी हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण जो प्रवासी मजदूर है उनको अपने गांव लौटने के लिए विवश होना पड़ा था। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो अभयारण्य हैं और जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके आसपास भी रहते थे, इसलिए जो महाराष्ट्र की सरकार है उन्होंने वन विभाग और जो ये स्थानीय समुदाय थे उनके मध्य संकटपूर्ण जो वन्य जीव आवास है उसकी घोषणा कर दी थी। और जैसे ही महाराष्ट्र सरकार ने यह घोषणा की तो फिर यह एक संघर्ष का विषय बन गया था, क्योंकि इसकी जो घोषणा होती है वो भारत सरकार के द्वारा होती है, न कि किसी भी राज्य सरकार इसकी घोषणा कर सकता है, इसीलिए यह संघर्ष का कारण बन गया था। तो अब अपन देखें इसमें जो पहला दिया है कि इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्हें अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी यानी कि जो वन अधिकारों की मान्यता वाले अधिनियम है, यानी कि जो 2006 का अधिनियम है उसके अंतर्गत जो संकटपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य है उसको परिभाषित किया जाता है, इसलिए पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों किसी क्षेत्र को संकटपूर्ण वन्यजीव आवास घोषित कर सकते हैं, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी अपन ने पहले ही देखा कि इसे अभी हाल ही में महाराष्ट्र जो राज्य सरकार है उसने घोषणा कर दी थी, इसलिए फिर यह एक संघर्ष का कारण बन गया था। और यह जो संकटपूर्ण वन्यजीव आवास है इसकी घोषणा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उनके द्वारा की जाती है, न कि किसी राज्य सरकार के द्वारा, इसलिए इसके दोनों कथन गलत हो जाएंगे, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि भारतीय संघ प्रणाली महासंघ की कनाडा मॉडल पर आधारित है। दूसरा दिया है कि भारतीय राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। और तीसरा दिया है कि संविधान के संघीय चरित्र को संविधान के मूल ढांचे में सम्मिलित किया गया है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें जो इसमें पहला दिया है कि भारतीय संघ जो प्रणाली है वो महासंघ के कनाडा मॉडल पर आधारित है, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो भारतीय संघ प्रणाली है वो कनाडा मॉडल पर ही आधारित है, न कि अमेरिकी मॉडल पर,
क्योंकि जो कनाडा मॉडल है वो एक प्रकार से केंद्र की स्थापना करता है, यानी कि सबसे अधिक जो शक्ति होंगी तो वो केंद्र पर होंगी। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि भारतीय राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि B.R. अम्बेडकर जी ने भारत को एक राज्यों के संघ के रूप में माना था, ना कि राज्यों के महासंघ के रूप में माना था। इसलिए जो दूसरा वाला है कि भारतीय राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि जो अमेरिका है वहां पर सभी राज्यों को अलग होने का अधिकार है। और इसमें जो तीसरा दिया है कि संविधान के संघीय चरित्र को संविधान के मूल ढांचे में सम्मिलित किया गया है, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए दिया है कि धन विधेयक केवल किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। बी दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। और सी दिया है कि यह भारत के लोक लेखा के मद में धन की प्राप्ति से संबंधित होता है। और इसमें जो डी नंबर दिया है कि किसी विधेयक को उसमें केवल अर्थदंड यानी कि जो जुर्माना होता है या अन्य आर्थिक शक्तियों के आरोपण से संबंधित प्रावधान सम्मिलित होने की स्थिति में धन विधेयक माना जाता है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही नहीं है। तो अब अपन देखें जो धन विधेयक है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो ए नंबर दिया कि धन विधेयक केवल किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो बी नंबर दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लाया जा सकता है, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो राष्ट्रपति होते हैं वो धन विधेयक पर या तो स्वीकृति दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। हालांकि सामान्यतः जो राष्ट्रपति होते हैं वो धन विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देते हैं, क्योंकि जब धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसके पहले राष्ट्रपति जी से सलाह मशवरा कर लिया जाता है, इसलिए वो धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति अधिकतर दे देते हैं। और इसमें जो सी नंबर दिया है कि यह भारत के लोक लेखा के मद में धन की प्राप्ति से संबंधित होता है, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो डी नंबर दिया है कि किसी विधेयक को उसमें केवल अर्थदंड यानी कि जो जुर्माना होता है या फिर अन्य आर्थिक शक्तियों के आरोपण से संबंधित प्रावधान सम्मिलित होने की स्थिति में धन विधेयक माना जाता है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो धन विधेयक होता है उसमें किसी प्रकार से जो जुर्माना होता है उसका आरोपण या जो अन्य आर्थिक शक्तियां हैं उसका किसी भी प्रकार से आरोपण नहीं किया जाता है। इसलिए इसका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अपन को बताना था कि कौन सा सही नहीं है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि न्यायालय के अवमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अपनी अवमान संबंधी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। दूसरा दिया है कि कार्यपालिका के पास अवमान के लिए जांच और दंड के संबंध में प्रक्रिया निर्धारण की शक्ति है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो न्यायालय के अवमान है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो सबसे पहले जो अवमान होता है उसको संदर्भित किया जाता है एक अपराध के रूप में। यदि कोई व्यक्ति है वो न्यायालय की गरिमा और उसके अधिकारों के प्रति यदि अनादर व्यक्त करता है तो उसे एक प्रकार से अपराध माना जाता है, वही कहलाता है अवमान। और अब अपन देखें इसमें जो पहला दिया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अपनी अवमान संबंधी शक्तियां जो हैं वो संविधान से प्राप्त करती है, तो ये वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि कार्यपालिका के पास अवमान के लिए जांच और दंड के संबंध में प्रक्रिया निर्धारण की शक्ति है, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अवमान के लिए जांच और दंड के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण करती है वो करती है जो न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 है
उसके अनुसार किया जाता है, ना कि कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है और ना ही उनके पास ये शक्तियाँ होती हैं। इसलिए जो दूसरा वाला है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल एक सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों को केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर निलंबित किया जाता है। और दूसरा दिया है कि अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को सभी मूल अधिकारों को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो मूल अधिकार होते हैं उस पर जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो प्रभावी होते हैं या कौन कौन से अधिकार हैं जो प्रभावी रहते हैं। तो इसमें जो पहला दिया है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों को केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर निलंबित किया जाता है। तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 19 को युद्ध हो गया या बाह्य आक्रमण हो गया उसके आधार पर निलंबित किया जाता है, ना कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर निलंबित किया जाता है। और इसमें जो दूसरा दिया है कि अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को सभी मूल अधिकारों को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो जो अनुच्छेद 20 है, यानी कि जो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार है, और जो अनुच्छेद 21 है यानी कि दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इन दोनों अधिकारों को छोड़कर बाकी सभी अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं। इसलिए जो दूसरा वाला है ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें शब्द आ रहा है सभी मूल अधिकार, ना कि उसमें शब्द आ रहा है कि 20 और 21 को छोड़कर। इसलिए जो इसके दोनों कथन हैं ये दोनों गलत हो जाएंगे, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा कि ना तो 1 और ना ही 2। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है कि उत्तर भारत में किसान आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि एका आंदोलन के दौरान किसानों ने शपथ ली कि वो केवल अभिलेखित लगान का लेकिन समय पर भुगतान करेंगे। दूसरा दिया है कि फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। और तीसरा दिया है कि बकास्त भूमि आंदोलन बिहार के काश्तकारों द्वारा किया गया था, क्योंकि उन्होंने लगान का भुगतान न करने के कारण जमींदारों के हाथों अपनी भूमि खो दी थी। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो उत्तर भारत में किसान आंदोलन हुआ था उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि एका आंदोलन के दौरान किसानों ने शपथ ली कि वो केवल अभिलेखित लगान का भुगतान करेंगे लेकिन समय पर भुगतान करेंगे। तो ये वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो एका आंदोलन है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो सन 1921 के अंत में जो उत्तर भारत के जिले थे, जिससे हरदोई हो गया, सीतापुर हो गया और बहराइच हो गया, यहाँ पर जो किसान थे वो असंतुष्ट थे। फिर इन्होंने आंदोलन किया था और उसमें उन्होंने शपथ भी ली थी कि हम केवल अभिलेखित का लगान भुगतान करेंगे, वो भी समय पर करेंगे। और इसमें जो दूसरा दिया है कि फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने 1918 में जो स्थापना की थी वो की थी संयुक्त प्रांत किसान सभा की, ना कि अखिल भारतीय किसान सभा की। और जो अखिल भारतीय किसान सभा है इसकी स्थापना सन 1936 में स्वामी सहजानंद जो हैं सरस्वती उनके नेतृत्व में हुई थी। इसलिए जो दूसरा वाला है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि बकास्त भूमि आंदोलन बिहार के काश्तकारों द्वारा किया गया था, क्योंकि उन्होंने लगान का भुगतान न करने के कारण जमींदारों के हाथों अपनी भूमि खो दी थी।
तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बकास्त का मतलब ही होता है कि जो स्वयं की खेती है वो दूसरों के हाथों में दे देना, यानी कि जो अपनी खेती है वो दूसरों के हाथों पर दे दी थी, तो इसीलिए जो स्वयं की खेती है वो खो जाएगी। इसलिए जो तीसरा वाला है ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सरकार के विभिन्न स्वरूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है। पहला दिया है कि महासंघ में सरकार की शक्ति जो होती है वो स्वतंत्र राज्यों के पास होती है, और दूसरा दिया है कि सरकार के एकात्मक के स्वरूप में केंद्र सरकार के पास सबसे कम शक्ति होती है, और तीसरा दिया है कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो महासंघीय प्रणाली का एक उदाहरण है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो सरकार के विभिन्न स्वरूप है इनके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि महासंघ में सरकार की जो शक्ति होती है वो स्वतंत्र राज्यों के पास होती है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो महासंघ का उदाहरण है वो है यूरोपीय संघ, वहाँ पर महासंघ जो सरकारें हैं उनका अस्तित्व रहता है, इसलिए जो पहला वाला है ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि सरकार के एकात्मक स्वरूप में केंद्र सरकार के पास सबसे कम शक्ति होती है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एकात्मक स्वरूप है उसका मतलब ही होता है कि सभी शक्तियों का केंद्र में निहित होना। इसलिए जो दूसरा है कि केंद्र सरकार के पास सबसे कम शक्ति होती हैं, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। जबकि जो एकात्मक स्वरूप होता है उसमें केंद्र सरकार के पास सबसे अधिक शक्ति होती हैं, और एकात्मक जो स्वरूप है उसका उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम। और इसमें जो तीसरा दिया है कि यूनाइटेड किंगडम महासंघीय प्रणाली का एक उदाहरण है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो यूनाइटेड किंगडम है वो एकात्मक स्वरूप का उदाहरण है, न कि महासंघीय प्रणाली का। और जो महासंघीय प्रणाली था उसका उदाहरण था यूरोपीय संघ। और अपन देखें जो भारत है तो भारत एक संघीय स्वरूप का उदाहरण है, क्योंकि इस प्रणाली में जो राज्य सरकार होती है और केंद्र सरकार दोनों के मध्य जो शक्तियां होती हैं उसका विभाजन कर दिया जाता है, और बाकी जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो केंद्र के पास होती हैं। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि केवल 1 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रावधान ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया गया है या किए गए हैं। पहला दिया है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका, दूसरा दिया है कि राज्यों के संघ के रूप में भारत सरकार, और तीसरा दिया है कि निम्न सदन के निर्वाचन हेतु फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया गया है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो ब्रिटिश संविधान से कौन कौन से प्रावधान ग्रहण किए गए हैं। तो इसमें जो पहला दिया है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है, तो ये वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि राज्यों के संघ के रूप में भारत सरकार, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यों के संघ के रूप में जो भारत सरकार प्रावधान ग्रहण किया गया है ये ब्रिटिश संविधान से ग्रहण नहीं किया गया, जबकि यह कनाडा से ग्रहण किया गया है। इसलिए जो दूसरा वाला है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि निम्न सदन के निर्वाचन हेतु फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो अपनाया गया है वो ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया गया है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 सही है। तो अब अपन देखें कि जो ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किए गए हैं प्रावधान, तो इनको अपन ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे। तो इसमें जो दिया है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। कैसे? क्योंकि ब्रिटिश को अपन याद करेंगे बन गई डिश से, यानी कि ब्रिटिश से आ गई बन और डिश से आ गया डिश, यानी कि जब नई डिश बनती है
तो उसको सभी लोग खाते हैं, यानी कि लोकसभा आ जाएगा। और यदि पूरी लोकसभा का जो अध्यक्ष है यदि फिर वो खा लेगा इस वाली डिश को, तो फिर वो बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा। यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष यदि बनी हुई डिश को खाता है तो वो बहुत अच्छी भूमिका भी निभाता है। और इसमें जो आगे है कि निम्न सदन के निर्वाचन हेतु फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया गया है। तो इनको कैसे याद करेंगे? देखिए, जब लोकसभा का अध्यक्ष किसी चीज को खाएगा तो पहले ही खाएगा, क्योंकि यदि अच्छी बनी होगी तभी वो अच्छी भूमिका निभाएगा, और यदि अच्छी नहीं बनेगी तो वो किसी को भी नहीं खाने देगा। इसलिए आपको इसके जो दोनों कथन हैं वो याद हो गए होंगे। यानी कि ब्रिटिश को अपन याद किया कि बन गई डिश, और जब बनी हुई डिश लोकसभा यानी कि सभी व्यक्तियों की जो सभा का अध्यक्ष है यदि वो खाएगा तो बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका, और फिर जो निम्न सदन यानी कि लोकसभा जो है वो निम्न सदन भी है। और फिर यदि उसमें निर्वाचन होता है तो फिर लोकसभा सबसे पहले चेक करेगा कि कैसा क्या सिस्टम चल रहा है। यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो अपनाया गया वो ब्रिटिश से ही अपनाया गया। और इसमें जो दूसरा था कि राज्यों के संघ के रूप में जो भारत सरकार अपनाया गया है ये कनाडा से। कैसे? क्योंकि कनाडा यानी कि जो कना होता है उसको अपन डालते हैं तो वो अपन थोड़ा थोड़ा नहीं डालते हैं, इकट्ठा डालते हैं, यानी कि राज्यों के संघ के रूप में। क्योंकि भारत में जितने भी राज्य हैं उनको फिर अलग नहीं किया जाता है। यानी कि जब अपन कना डाल देते हैं तो फिर उनको अपन अलग अलग नहीं कर सकते हैं, यानी कि कना को अपन दोबारा नहीं उठाते हैं। यानी कि राज्यों का जो संघ होता है वो एक कना के रूप में होता है कि अपन ने एक बार डाल दिया तो फिर उससे अपन दोबारा नहीं निकालेंगे। और यही नीति अपने भारत सरकार में भी चल रही है। और दोस्तों, यदि आपको जितने भी स्रोत और जहां से जो भी ग्रहण की गई विशेषता हैं उसके बारे में यदि आपको ट्रिक्स चाहिए है तो आप कमेंट जरूर करें, तो इस टॉपिक पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विदेशों से परिचालित विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है संगठन और दूसरी तरफ दिया है मुख्यालय या क्षेत्र। पहला दिया है यूनाइटेड इंडिया जो हाउस है उसका मुख्यालय लंदन में है। दूसरा दिया है स्वदेश सेवा के होम जो संगठन है उसका मुख्यालय वैंकूवर में है। और जो तीसरा दिया है कि युगांतर आश्रम जो संगठन है उसका मुख्यालय सियाटल में है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा सही सुमेलित है या है। तो अब अपन देखें, जो एक क्रांतिकारी संगठन है तो इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि यूनाइटेड इंडिया जो हाउस संगठन है इसका मुख्यालय लंदन में है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड इंडिया जो हाउस है उसका मुख्यालय अमेरिका के जो सियाटल है उसमें है, ना कि लंदन में है। और इसमें जो दूसरा दिया है कि स्वदेश सेवक होम का जो मुख्यालय है वो वैंकूवर में है, तो ये वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि युगांतर आश्रम जो संगठन है इसका मुख्यालय सियाटल में है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो युगांतर आश्रम है इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया के जो सैन फ्रांसिस्को है वहां पर है, ना कि सिएटल में है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा D10 क्लब शब्द संदर्भित करता है। ए दिया है कि आपदा सुनम अवसंरचना को बढ़ावा देने वाले देशों के एक समूह को। बी दिया है अपनी स्वयं की 5G तकनीक विकसित करने वाले देशों के एक समूह को। सी दिया है कि नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने वाले देशों के एक समूह को। और डी दिया है कि तृतीय विश्व के देशों में लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाले देशों के एक समूह को। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि अभी जो हाल ही में सुर्खियों में रहा था D10 क्लब, तो यह किसको संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि यह अपनी स्वयं की 5G तकनीक विकसित करने वाले देशों के एक समूह को संदर्भित करता है। और यह जो देश के समूह हैं इसमें 10 देशों को सम्मिलित किया गया है, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है D10 क्लब। और जो D10 क्लब है इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो चीन पर निर्भरता है उससे बचा जा सके। और जो D10 क्लब है तो इसमें जो सम्मिलित हुए हैं देश वो हुए हैं जो G7 के सदस्य हैं, यानी कि इंग्लैंड, अमेरिका, इटली, जर्मनी,
फ्रांस, जापान और कनाडा, और इसके साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिण कोरिया और भारत, इन सभी को मिलाकर जो टोटल 10 देश हैं उनको शामिल किया गया है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि देशों के एक समूह को। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। और दोस्तों, जो प्रेस बेल आइकन बटन है उसको जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।